हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, मॉडर्न इंडिया का टॉपिक हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और परसों मैंने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, नेताजी के ऊपर एक बहुत ही कोशिश की थी बेहतरीन लेक्चर देने की। और उम्मीद करती हूँ सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने वो देखा होगा, सुना होगा, उन सबको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत कड़ी मेहनत के बाद लेक्चर्स तैयार किए जाते हैं बच्चों, और ये इस तरह के तथ्य जो किताबों में नहीं दिए होते, इनको ढूंढना, इनको खोजना सच में टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लगभग 3 दिन लगातार मेहनत करके वो टॉपिक मैंने तैयार किया और मैं दिल से चाहती थी कि हर स्टूडेंट उसको देख ले, क्योंकि मेहनत जब करते हैं तो फिर लगता है कि वो लोगों तक कम से कम वो बातें जो कि छिपी हुई हैं। बाकी कोई भी टॉपिक हो, किताब से आप पढ़ेंगे, बड़ा इजीली हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में किताबें बहुत ही कम बयां करती हैं और बहुत ज़रूरत है कि ऐसे लीडर्स के बारे में देश जाने। चाहे वो भगत सिंह रहे हों, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जिनकी कहानियां मैंने आपको सुनाई थी, और चाहे वो नेताजी रहे हों। ठीक है, उम्मीद करती हूँ भविष्य में भी ऐसी क्लासेस बनती रहेंगी और इस तरह की चीज़ें जो ढूंढ के थोड़ी लानी पड़ती हैं वो एक्सपेक्टेड होती है मुझे कि उसको स्टूडेंट्स ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं होती। चलिए, आज इसी सीरीज़ में 19, जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को 1932 का पूना पैक्ट कराया था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि कैसे कैसे देश में चेंजेस चल रहे थे और 1930s में जाके फिर कैसे सुभाष चंद्र बोस का डंका बजने लगा, भारत की कांग्रेस में दिखने लगा कि सबसे बड़ा दावेदार जो इंडिया में कांग्रेस का है अध्यक्ष पद के लिए, वो है नेताजी। और इसके बारे में आपको याद होगा 1938-39 के लगातार 2 सेशंस, पहले में भी नेताजी चुन के देश इसके कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में भी। तब भी जब गांधी जी ने कहा था सुभाष की जीत गांधी की हार होगी, ये कहने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए पट्टाभी सितार मैया से। और फिर कैसे कैसे वो देश से यहाँ से बाहर निकले, कैसे वो अंडरग्राउंड हुए, फिर उनका वो रास्ता लंबा रूट पकड़ के कैसे 50-52 दिन उनको छिपके काटने पड़े, फिर कैसे वो रूस गए, मॉस्को, फिर वहाँ से वो गए रोम, इटली, और फिर वहाँ से जर्मनी। फिर एक लंबी बहुत जद्दोजहद के बाद उनकी मुलाकात हो पाती है जर्मनी के तानाशाह हिटलर से, और फिर वहाँ से वो पनडुब्बी में उनको बैठा के पहुँचा देते हैं मेडागास्कर, जो अफ्रीका के पास एक छोटा सा द्वीपीय देश है और वहाँ से हिंद महासागर में पड़ता है उसकी लोकेशन। वहाँ से कैसे फिर जापान और सिंगापुर, और कैसे फिर रास बिहारी बोस, जिन्होंने दोबारा से कोशिश की थी कैप्टन मोहन सिंह के बाद आईएनए को गठित करने की, दोबारा से उसमें दोबारा से जान डाल दी, दिल्ली चलो का नारा, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब इनके बीच में इंडिया में क्या हो रहा था, हिस्ट्री को उस तरह से समझेंगे। ये सब कहानियां हैं, आपस में रिलेटेड हैं। जब वहाँ वो सब चल रहा था ना, उसी दौर में कांग्रेस भी तो एक्टिव थी। कांग्रेस से नेताजी निकल गए, लेकिन कांग्रेस में फिर भी तो काम चल रहा था। तो आज जो पढ़ाने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। तो अब आज हम बात करेंगे कांग्रेस की राजनीति में क्या कुछ उथल पुथल मची हुई थी उस दौर में जब नेताजी इंडिया से बाहर थे, क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर था और वो ऐसा दौर था जब ब्रिटिशर्स भारी हार का सामना कर रहे थे, क्योंकि जगह जगह जर्मनी, जापान और इटली का जो तिकड़ी थी वो मित्र राष्ट्रों पर भारी पड़ी हुई थी। तो आज उसी के बारे में बातचीत करते हैं। आप सभी जानते होंगे 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, जिसके बेसिस पर बहुत सारे चेंजेस इंडिया में किए गए थे और उनमें एक बड़ा प्रस्ताव था कि इंडिया में प्रांतीय चुनाव कराए जाएं, और 11 प्रांतों में उसी अधिनियम के तहत इंडिया में इलेक्शन हुए थे। अब ध्यान से समझना इस बात को, 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया। वैसे तो इसकी बातों को कांग्रेस ने नहीं माना, लेकिन फिर भी कितनी अजीब बात है कि जब 1946 में संविधान सभा गठित हुई और 1949 के 26 नवंबर को जब हमारे संविधान पर, लिखित संविधान पर हस्ताक्षर हुए, तो कहते हैं कि बेस जो बनाया गया था वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था। यानी 35 के अधिनियम से उस टाइम राजी नहीं थे, लेकिन बाद में जब भारत का, आज़ाद भारत में जो संविधान आज चल रहा है, उसका बेस अगर उठा के पढ़ते हैं तो वो 35 का ही भारत सरकार अधिनियम है। तो इस भारत सरकार अधिनियम के बेसिस पर इंडिया में बहुत सारे काम हुए, जैसे आरबीआई इसी के अंडर बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई ना लेटर स्टेज में, उसका प्रावधान इसमें था। जो अपने यहाँ जो फेडरल कोर्ट बना था जिसके खिलाफ सुनवाई होती थी प्रीवी काउंसिल में। अगर आपने मेरी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स सुने हैं, देखे हैं, तो उनमें मैंने पूरा डिटेल से सुप्रीम कोर्ट समझाया था। ये सारी बातें वहां बताई गई हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब जाके पढ़ लेना या किसी किताब से पढ़ लेना। तो 1935 में एक बात कही गई थी कि इंडिया में प्रांतीय चुनाव कराए जाएं। इंडिया में उस टाइम पे ना 11 प्रांत हुआ करते थे।
इन प्रांतों में इलेक्शन कंडक्ट कराया गया और इस इलेक्शन में 6 प्रांतों में स्पेशल बहुत बढ़िया तरीके से कांग्रेस जीत कर आई। 6 में स्पष्ट बहुमत में कांग्रेस आ गई और 2 में कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बना ली। यानी इंडिया के उस टाइम पर आज़ादी से पहले की बात कर रहे हो, लगभग 10 साल पहले की, क्योंकि 1937 में देश में इलेक्शन हुए थे अंग्रेजों के यहाँ रहते रहते। और ये इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें देश की जनता का एक बड़ा प्रतिशत उस टाइम के हिसाब से शामिल हुआ था। जैसे पहले भी इलेक्शन होते थे लेकिन उस इलेक्शन की बहुत लिमिटेड लोगों तक पहुंच थी। और अब जो ये इलेक्शन हुए 1937 के 35 के अधिनियम के आधार पर, इनमें कहते हैं 10 से 12% इंडियंस ने अपने वोटिंग राइट का यूज किया था। उसकी कुछ कंडीशंस थी, हर भारतीय आम आदमी को वो अधिकार नहीं मिलता था। तो ये मान लीजिए 11 प्रांतों के इलेक्शन में से 6 में तो कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में आई और 2 में गठबंधन की सरकार बनी, कांग्रेस प्लस अदर पार्टी। तो कहने को अगर देखें तो टोटल 8 में एक बड़ी पार्टी के रूप में कौन उभर कर आई है? कांग्रेस। कितने में से? 11। ये क्लियर कट सामने स्पष्ट हो गया कि अगर कभी क्या, जब भी भारत आज़ाद होगा तो भारत में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इस बात से इंडियंस बहुत खुश थे, लेकिन एक पैरेलल की पार्टी मुस्लिम लीग चिढ़ गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को अपना भविष्य दिखाई दे गया कि आज अंग्रेज बैठे हैं, ये कंफर्म है अंग्रेज जाएंगे, 10 साल 20 साल बाद कभी भी जाएं वो जाएंगे। तो जैसे ही वो जाएंगे आज़ाद भारत में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन का रूप पहले ही सामने आ गया। तो इस बात से मुस्लिम लीग खफा थी या खुश नहीं थी। कांग्रेस बेहद खुश थी क्योंकि 6 में तो वो पूर्ण बहुमत में आई और 2 में गठबंधन करके 11 में से 8 प्रांतों में इसकी सरकार बन गई। 3 बचे प्रांत, ये 3 प्रांत ध्यान से सुनिए और समझिए। एक बच गया बंगाल। ये बंगाल आज का बंगाल नहीं है, ये आज का बंगाल है, उड़ीसा है, आज का बिहार है और आज का बांग्लादेश भी है। तो बांग्लादेश आप अच्छी तरह जानते हैं, 1905 का लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन, जिसका टारगेट ही था हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करना। तो ये लगा लीजिए कि वही बंगाल है जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुतायत में थी। एक इलाका था पंजाब का, ये पंजाब भी आज का पंजाब नहीं है, आज पाकिस्तान वाला पंजाब भी इसमें शामिल है। आज का हमारा पंजाब, हमारा हरियाणा और पाकिस्तान का पंजाब, तो यहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी। और एक इलाका था सिंध का इलाका, जो पाकिस्तान के इलाके में है। तो आप ये मान लीजिए इन तीनों इलाकों में अगर आप समझ पा रहे हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी, बहुतायत में थी। कांग्रेस का जीतना पॉसिबल ही नहीं था। यही 3 रह गए थे इन 8 के अलावा जिनमें कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। तो 6 में पूर्ण बहुमत, 2 में गठबंधन की सरकार, कुल मिला के 8। और 3 बचे हुए में पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान का पंजाब भी था, सिंध जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, और बंगाल जिसका बांग्लादेश जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो आप समझ जाइए कि क्यों इन तीनों में कांग्रेस बहुमत में नहीं आ पाई। चलो इलेक्शन हुए, हम इंडियंस को भी लगा कि अब हमारी बात सुनी जाएगी क्योंकि सरकार हमारी है जिसमें कि हमारी बात चलेगी या सुनी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। 1937 से ये सो कॉल्ड सरकार पावर में आ गई। वैसी सरकार नहीं जैसी आज है, लेकिन प्रांतों में इनकी सुनवाई मान लो होने लग गई। हम सब बहुत खुश थे, पूरे देश को लगा कि बस कांग्रेस जो है अपनी जगह बना गई और अब अगला स्टेप होगा आज़ादी की तरफ। ये भ्रम था और ये भ्रम बहुत जल्दी टूटा, क्योंकि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो 1 सितंबर 1939 को आपको याद होगा जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और फिर पोलैंड पर आक्रमण होते ही ब्रिटेन और फ्रांस ने घोषणा कर दी कि हम भी युद्ध में शामिल, कि भाई हम अब अटैक, जवाबी कार्यवाही करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट माना जाता है। सितंबर के उस वर्ल्ड वॉर में 1 महीना पूरा नहीं हुआ, अक्टूबर आते आते इंडिया को भी लिखित में कहा ब्रिटेन ने कि ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल है। मतलब हम लोग लड़ना नहीं चाहते। गांधी जी देखो कैसे विचारों के थे, वही लीड कर रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना हमसे पूछे, बिना डिस्कशन से, और ये डिस्कशन कम से कम उनके साथ तो कर लेते जिनको कि जनता ने चुन के बनाया था, लिमिटेड ही सही, लेकिन थे तो वो इंडियंस के चुने हुए ही। 1937 से जो भ्रम था कि हम सरकार में इंपॉर्टेंट जगह लेके बैठे हैं और अब इंडियंस की सुनी जाएगी, वो सारा टूट गया, क्योंकि बिना डिस्कशन के, बिना पूछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस को शामिल बता दिया। अब जब ये भ्रम टूटा ना, तो इसके
जवाबी कार्यवाही करना जरूरी हो गया। इसीलिए हमारी उस तथाकथित सरकार ने इस्तीफा दे दिया कि भाई हमें ऐसी सीट नहीं चाहिए झूठी दिखावटी जिसमें कि तुमने हमें पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। अब इस इस्तीफे से हम तो दुखी थे इंडियंस कि भाई सरकार थी क्या, झूठी सरकार थी क्या, हमारी इंपॉर्टेंस थी, लेकिन इस बात से बहुत खुश हुई मुस्लिम लीग, क्योंकि उनकी सरकार नहीं बन पाई थी ना, 11 में से 8 में तो कांग्रेस बैठ गई थी। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें कम से कम इस कांग्रेस सरकार से मुक्ति मिली। और कितनी अजीब बात है, जब पूरे देश में दुखी माहौल था, मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस मनाया कि हमें इस इंडिया की कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। 22 दिसंबर 1939 को ये मुक्ति दिवस मना रहे हैं। अक्टूबर में घोषणा हो गई, इंडिया भी शामिल है, हमने अपना त्यागपत्र पकड़ा दिया कि भाई हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए और झूठी सरकार है, तुमने पूछा भी नहीं। तो दिसंबर में ये कह रहे हैं हमें तुमसे मुक्ति मिल गई, अब हम आराम से अपने लिए काम कर पाएंगे। ये सब जब चल रहा था तो कांग्रेस ये समझ गई कि ये बेवकूफ़ बनाने का काम किया अंग्रेजी सरकार ने। 35 के उस भारत सरकार अधिनियम के हम वैसे भी खिलाफ थे उस टाइम, उसमें से हमने इक्की दुक्की बात मानी जिनमें की इलेक्शन की बात थी और उस इलेक्शन का रिजल्ट अब सबके सामने था। कांग्रेस ने कहा बस बहुत हो गया, अब हमें काम करना पड़ेगा। मार्च 1940 आते आते कांग्रेस की बैठक होनी थी, हर साल एक बैठक होती थी, जरूरत पड़ने पे एक साल में 2 भी बुला लेते थे विशेष सत्र। 1940 की बैठक हुई रामगढ़ में, रामगढ़। और अबुल कलाम आज़ाद आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े लीडर थे। अबुल कलाम जो हैं वो इसके अध्यक्ष बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अध्यक्ष कौन था। बड़ी बात ये थी कि अब कांग्रेस ने कहा कि हमें अपने हक के लिए अब लड़ना है, हमें अपने देश में एक राष्ट्रीय सरकार चाहिए, एक नेशनल अपनी गवर्नमेंट चाहिए। सरकार, राष्ट्रीय सरकार, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार। तो हमारा ये एक बहुत बड़ा शब्द यूज कर दिया। कांग्रेस ने कहा पहले हम जो थे डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे, अगर आपको याद हो 1928 तक, नेहरू रिपोर्ट के आने तक, उसके बाद हमने पूर्ण स्वराज की बात की। अब हम कह रहे हैं हमें अपनी नेशनल गवर्नमेंट चाहिए अंतरिम, जो हम बनाएंगे आज़ादी से पहले, एक बार एग्जाम्पल सेट करेंगे। जब ये सुना ना अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ों के पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई कि इंडियंस अगर राष्ट्रीय सरकार की बात करने लग गए तो दिक्कत आ जाएगी। वैसे उनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड थे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे उनकी कहाँ कहाँ आर्मी ले जानी पड़ रही थी, और ऊपर से इंडियंस कह रहे हैं कि हमें अपनी सरकार बनानी है, और अगर हम नहीं बनाने देंगे तो फिर ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, हाथ पे हाथ रख के तो बैठेंगे नहीं। इस टाइम पर अंग्रेज़ों ने अपनी चाल चली, उन्होंने कहा इनको कैसे बेवकूफ़ बनाएं, बहलाएं, फुसलाएं। तो उन्होंने 1940 में जब हमने राष्ट्रीय सरकार की बात की ना, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम एक प्रस्ताव इनके पास भेज देते हैं। और हमारी ये मार्च की बैठक कुछ महीनों बाद अंग्रेज़ एक प्रस्ताव ले आते हैं, जिसे हिस्ट्री में नाम दिया जाता है अगस्त प्रस्ताव। ये अंग्रेज़ों ने रखा है हमारे सामने। जब हमने राष्ट्रीय सरकार की बात कर दी, उनके इस्तीफे दे दिए कि हमें ऐसी सरकार, झूठी सरकार नहीं चाहिए, तो वो कह रहे हैं लो अगस्त प्रस्ताव देखो तुम्हारे लिए क्या लिखा है इसमें। इन्होंने कहा हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट्स भी लिख देते हैं इसको, और स्टेटस भी, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिल जाएगा। तो डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी, लेकिन आपके देश की जो हेड होंगी वो महारानी और महाराजा ही होंगे। ये डोमिनियन स्टेट्स याद करो हमने कब मांगा था, 1928 में, जब साइमन कमीशन का विरोध हम कर रहे थे, तो एक अंग्रेज ने हमें ललकारा था कि तुम इतने ही पढ़े लिखे समझदार बनते हो तो अपनी कोई ऐसा बना लो ना संविधान साझा जिसके लिए सब राजी हो जाएं। तब 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, और उस नेहरू रिपोर्ट के बाद जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था तो वहां पे हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, और ये कहा था कि 1 साल वेट करेंगे, अगर 1929 तक हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया तो फिर हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। यानी जो चीज़ हम 1928 में इनसे कह रहे थे, अब ये लालच दे रहे हैं 12-15 साल बाद कि अब तुम्हें हम डोमिनियन स्टेटस बना देंगे। हमने ये 1928 में कहा, ये हमें 1940 में ये बात जाके कह रहे हैं कि अब तुम्हें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। हम अब 12 साल बाद वो चीज़ क्यों लेंगे जो कि हमें पहले, उसके बाद तो हम पूर्ण स्वराज की डिमांड कर चुके। सेकंड, इन्होंने कहा डोमिनियन स्टेट्स के अलावा हम लोग तुम्हारे जो, हमारे यहाँ जो तुम लोग ये हमारी कार्यकारिणी में मेंबर बनते हो ना, वायसराय की कार्यकारिणी में इंडियंस भी होते थे। जलियांवाला बाग में देखो वायसराय की कार्यकारिणी से ही उन्होंने इस्तीफा दिया था।
तो वायसराय की कार्यकारिणी में इन्होंने कहा हम तुम्हारे ना मेंबर्स बढ़ा देंगे, भाई हम तुमसे भी बातचीत कर लेंगे, डिस्कशंस करेंगे, तुम्हारे मेंबर्स बढ़ा देंगे। लालच दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि जितने भी लोग वायसराय की कार्यकारिणी में थे वो सब वही होते थे ज़्यादातर जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, तो उसमें इंडियंस का कोई फायदा खास हो नहीं पाता था। तो डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे देंगे, वायसराय के मेंबर्स तुम्हारे कार्यकारिणी के बढ़ा देंगे। तो और फिर क्या कहते हैं, ये तो लालच दे ही रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं जब तुम कभी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्री होंगे ना, कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कभी तो रुकेगा, जब ये रुकेगा तो हम तुम्हारे इंडिया के लिए एक स्पेशल संविधान सभा का गठन करवा देंगे। तो हम तुम्हारे लिए, देखो कितना सोच रहे हैं, लालच दे रहे हैं ये ताकि हम बेवकूफ़ बन जाएं। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, तुम जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हम फ्री होंगे तो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे देश के संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करवा देंगे। पहली बार माने थे, और वो भी इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ चाहते थे। वायसराय की कार्यकारिणी में इंडियन मेंबर्स बढ़ा देंगे। लेकिन चौथी बात बोले, जो तुम रामगढ़ के अधिवेशन में कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे हम, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, ये नहीं बनवाएंगे। तो जो हमारा मेन मुद्दा था मार्च 40 में, ये नहीं बनवाएंगे। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, इसके गठन को नहीं होने देंगे। हम तो मांग ही ये रहे थे ना, हमने डोमिनियन की बात की, हमने 12 साल पहले का, तब तुमने नहीं सुना। वायसराय के मेंबर्स हमने देख लिए थे कि कुछ नहीं करते, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होगा तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कुछ कहते हो कुछ करते हो, हम कैसे मान लें कि तुम इंडिया की संविधान सभा बनवा दोगे, तुम्हारा भरोसा थोड़ी है। यानी ये तीनों बातें हमें झूठी दिख रही थी, इनको मानना हमारे लिए उस टाइम था भी नहीं ठीक, क्योंकि अब हम इससे बहुत ऊपर जा चुके थे। अब डोमिनियन मांगना मतलब देश की बेइज्जती के बराबर था, क्योंकि कितने लोग शहीद हो चुके हैं अब तक। आप ये देखिए, इस टाइम तक भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जा चुके हैं, इस टाइम तक सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी जा चुके हैं, मतलब वो अंडरग्राउंड है। तो इतने बड़े बड़े लोग जब गायब हो गए, तब तुम जाके हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दोगे, फिर आज़ादी कब दोगे। तो इन सबके हम खिलाफ थे, और जो हमारी डिमांड थी वो अगलों ने कह दिया हम इसको नहीं मानेंगे। तो इसलिए अगस्त प्रस्ताव इंडियंस को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका था, जिसका कि हमें समझ में आ गया, और हमने कहा भाई हम नहीं मानेंगे। गांधी जी ने कहा अब क्या करें, अगस्त प्रस्ताव से तो हम नहीं खुश हैं, तो कोई कार्यवाही करेंगे। लेकिन गांधी जी की विचारधारा याद करो, सुभाष और गांधी जी के बीच में मेन टक्कर किस बात की थी, विचारधारा। लक्ष्य दोनों का पवित्र था, लेकिन गांधी का कहना था कि पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के साधन भी पवित्र रखो, और अगर दुश्मन पे दिक्कत आ जाए तो कभी उस पर अटैक मत करो। जबकि नेताजी क्या कहते थे कि अंग्रेज आज घिरे हुए हैं, मौका है, इनको खूब पीटो, मारो, इनको परेशान करो और यहाँ से भगा दो। दो विचारधाराएं। अब गांधी जी तो अपनी विचारधारा वैसी ही तो रखेंगे। तो गांधी जी ने क्या कहा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसीलिए मैं कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं चलाऊंगा। लेकिन बाद में जाकर चलाएंगे 42 में, उसका मैं कारण बताऊंगी। 40 में गांधी जी कह रहे हैं बहुत परेशान है ब्रिटिश सरकार, और हमें इस टाइम पे इन पे अटैक, इनको ऐसे परेशान नहीं करना, लेकिन अपना ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि हम खुश नहीं हैं। तो गांधी जी ने कहा, एक विचार दिया, इन्होंने कहा एक काम करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह कर लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह, अब ये क्या है, इसका मतलब है, देखो इससे पहले गांधी जी ने दो बड़े आंदोलन चलाए थे, एक असहयोग और सविनय अवज्ञा। और याद करो, सविनय अवज्ञा में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थी, स्टूडेंट्स थे, वकील थे, उस टाइम के सारे बड़े सरकारी नौकरियों के लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, जजेस ने काम छोड़ दिया, वकालत छोड़ दी गई, स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब छोड़ दिया। उन सब में सारी जनता थी, और एक तरह से अंग्रेजी राज की मशीनरी को ठप करने का हर किसी ने बीड़ा उठाया था। गांधी जी ने कहा अब ऐसा नहीं करना, अब मैं चुनूंगा सत्याग्रही कौन कौन होंगे, और लिमिटेड लोगों को ही सत्याग्रही के रूप में काम करना है, उनको जा जाके जनता के बीच में भाषण देना है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होता है 1940 में, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है। इसमें पहले सत्याग्रही बनते हैं पवनार आश्रम से स्टार्ट होता है, ये महाराष्ट्र, वर्धा में पड़ेगा, महाराष्ट्र में पवनार आश्रम। और सबसे पहले जो सत्याग्रही हैं वो हैं विनोबा भावे, ये पहले सत्याग्रही हैं। बहुत बार एग्जाम में आता है पहले और दूसरे कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, ये दो इंपॉर्टेंट है। फिर तो बहुत सारे हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, ऐसा नहीं कि इसमें 2-3 ही हैं, इसमें भी बड़ी संख्या गई, लेकिन मेन अगर पूछेंगे तो 2 हैं। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से स्टार्टिंग हुई है 1940 में, और ये किसके बाद स्टार्ट हुआ है, अगस्त प्रस्ताव के बाद, ठीक है।
इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह चल पड़ा। अब चल पड़ा तो क्या फर्क पड़ना था, क्योंकि इसमें इंडिया तो शामिल है नहीं, अंग्रेजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना था इसका ज़्यादा। चीज़ें चलती रही 1940 से। अब इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेट करो दिमाग में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैंने आपको बताया था 1939 से 1945 चला, और स्टार्टिंग के दौर में 3 बड़े देश जीत रहे थे, जर्मनी, जापान और इटली। तभी देखो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे, जापान से मदद ली थी, याद होगा ना ये चैप्टर आपको। उसी चीज़ को वापस यहाँ रिलेट करके याद करो। 1940s के दौर में जब ये सब चल रहा था तो ब्रिटेन हारने वाले देशों के ग्रुप के साथ था, यानी ये जगह जगह मोर्चों पर हार रहे थे, और हार रहे थे तो मन में थोड़ा दबाव और डर अपने आप ही आ जाएगा। यानी एक तरफ ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे हार रहे हैं, ऊपर से इंडियंस भी इनके थोड़ा थोड़ा एंटी हो रहे हैं। ये सही टाइम था। अगर इस टाइम सुभाष चंद्र बोस इंडिया में होते ना तो 100% 40 में ही हम आज़ाद हो जाते। लेकिन गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी कि जब अंग्रेज दुखी हैं तो इनको और दुखी मत करो, इसलिए सत्याग्रह जैसा बड़े लेवल पे कोई काम मत करो, क्योंकि उससे इनकी विचारों की मशीनरी ठप हो जाएगी और फिर ये बाहर कैसे लड़ेंगे। तो गांधी जी की विचारधारा के कारण आंदोलन तो हो रहा है, लेकिन वो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, तो उसका रिजल्ट इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। अब 1945 तक, 45 में ये लगा लो 43-44 तक भी, 43 तक तो खासकर ये जर्मनी और जापान और इटली बहुत ऊपर थे, और पूरी दुनिया को लग रहा था कि शायद जर्मनी दुनिया पे राज करेगा। नाजीवाद का परचम लहरा दिया था हिटलर ने। उस टाइम पर सारी जो शक्तियां थी ना बड़ी बड़ी, चाहे वो अमेरिका था, ब्रिटेन था, चीन था, रूस था, फ्रांस था, इन सब के मन में भी डर था, और ये सब कहीं ना कहीं डर रहे थे कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। काम चल रहा है पूरे देश में, 5-6 साल बहुत हो जाते हैं युद्ध के। इसी दौर में हम भी अंदर से परेशान थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। अब देखो 40 से 42 का जो दौर था 1940, तो 2 चीज़ें आपने देख ली इसमें, 1937 के इलेक्शन, 1939 का इस्तीफा। फिर हमने उन्होंने क्या प्रस्ताव भेजा, अगस्त प्रस्ताव। बदले में हमने क्या कहा, भाई अगस्त प्रस्ताव से हम खुश नहीं हैं, हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। 1940 से 42 का टाइम आ गया। 2 साल ऐसी धीरे धीरे गाड़ी चलती रही, लड़ाई झगड़े, ठीक है, अपना सत्याग्रह हम करते रहे। 1942 आते आते ना जो जापान था, अब इसमें फिर से वापस आ जाओ, नेताजी वाले चैप्टर को याद करो। जापान ने, याद है 1942 में सिंगापुर पे अपना अधिकार कर लिया था। मलाया वाला इलाका पूरा, जो द्वीपीय पूरे इलाके थे, इन पे धीरे धीरे जापान की बढ़त आगे बढ़ रही थी, और जापान की फौजें भगा रही थी ब्रिटिशर्स को। ये वही टाइम था जब सिंगापुर में मेन एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर, मान लो एक पत्तन के रूप में यूज करता था ब्रिटेन, और इस पे भगा के ब्रिटेन की फौजों को यहाँ अधिकार जमा लिया था जापान ने। तो जब जापान इतनी ग्रोथ कर रहा है, इंडिया के आसपास जब ये सब चल रहा है इस तरफ के इलाकों में, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के दिमाग में एक डर तो आएगा ना कि जापान धीरे धीरे पहुंच गया अगर हमारे पास। अच्छा, इसके आगे क्या हुआ, जापान अटैक करते करते रंगून पर, बर्मा जिसको आज आप कहते हैं बर्मा, रंगून, यहाँ तक पहुँच गया। बर्मा इसका पुराना नाम था, तो यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ तक पहुँचने का मतलब था अगला टारगेट इंडिया होगा, और अगर जापान इंडिया पे अटैक करेगा, इंडियंस पहले ही दुखी हैं ब्रिटिशर्स से, तो वो 100% ब्रिटेन का साथ तो नहीं देंगे। अब ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे तो ये कंफर्म है कि ब्रिटेन हारेगा। जब ये स्थिति दिखने लग गई ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे दबाव बनाया ब्रिटेन पे, अमेरिका ने, रशिया ने। ये 2 बड़ी ताकतें थी, और इन लोगों ने कहा ब्रिटेन को कि तुम कुछ भी करो, हमें नहीं पता, कुछ भी करो, इंडिया को या तो आज़ाद कर दो, और नहीं तो वहाँ उन लोगों को कुछ भी बहला फुसला के, बेवकूफ़ बना के, जैसे तुमसे बन पड़े उनको अपने साथ खड़ा कर लो, नहीं तो तुम हारोगे और ये इंडिया जाएगा तुम्हारे हाथ से, और ये बेइज्जती होगी 5 की, क्योंकि 5 महाशक्तियाँ इकट्ठी थी, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना और फ्रांस। तो जब अमेरिका, रशिया जैसे देशों ने ब्रिटेन पे एक दबाव बनाया इंटरनेशनल कि भाई तू क्यों बेवकूफ़ी कर रहा है, जब ये जापानी ये पूरा जीत के बर्मा पे आ गए तो इनका अगला टारगेट इंडिया है, और इंडिया तेरे साथ नहीं है अगर ब्रिटेन के साथ, तो तू हारेगा ही हारेगा। अब ब्रिटेन के दिमाग में आया कि हाँ, अब तो टाइम आ गया, अब इंडियंस को ऐसा बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा कि ये हमारे फेवर में हो जाएं, ये खासकर कांग्रेस। तो अब ब्रिटेन ने अपनी चाल चली, और इन्होंने मार्च 1942 में एक मिशन इंडिया भेजा, जिसे नाम दिया जाता है क्रिप्स मिशन। इसके हेड थे स्टेफर्ड क्रिप्स, अंग्रेज है तो नाम उसी के नाम पर है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन
100% दिमाग बना के आया कि इंडियंस को मुझे अपने फेवर में करना, चाहे कुछ हो जाए। अगस्त प्रस्ताव में भी यही कोशिश थी, लेकिन वो कोशिश काम नहीं आ पाई। अब दोबारा से इस बार कोशिश की है दबाव में, इंटरनेशनल प्रेशर में, क्योंकि अब जापान बढ़ते बढ़ते रंगून से अगला टारगेट इंडिया। और ये वो दौर था जब आईएनए भी दोबारा उभर गई थी, इंडियन नेशनल आर्मी। यानी एक तरफ विदेशी जापानी मार करेंगे और एक तरफ वो आईएनए का प्लान भी सबको पता था। तो अब ये हो गया कि इंडिया हाथ से निकलेगा अगर समझदारी नहीं की। तो मार्च में क्रिप्स मिशन भारत आता है। मार्च में ही इसको देखो कितनी स्पीड से काम हो रहा है। मार्च के मिड में ये मिशन बना है और मार्च के एंड में ये इंडिया भी आ गया, क्योंकि अपनी ज़रूरत थी ना इंडियंस से बातचीत करना, वरना ये महीनों महीनों तक मिशन भेजते नहीं थे। अब मार्च में अपने यहाँ मिशन आ गया और इस मिशन में, क्रिप्स मिशन में, स्टैफर्ड क्रिप्स जो हेड बन के आए, वो इंडिया को देखो क्या लालच देंगे। अब ये इंडिया को कह रहे हैं, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या है, मेन प्रस्ताव, इनको ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाएंगे। पहला, इन्होंने कहा हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, डोमिनियन स्टेट बना देंगे। ऐसा सेम तो इन्होंने पहले भी कहा था, अगस्त प्रस्ताव में, हम तब भी नहीं माने थे। फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, बोला सिर्फ डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा नहीं देंगे, तुम लोगों की मर्जी होगी, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, उनमें तुम अपनी मर्जी से मेंबर बनना मत बनना, तुम्हारी मर्जी। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब हमारी हेड तो महारानी ब्रिटेन होगी, लेकिन हमारी मर्जी चलेगी, हम किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हाथ पकड़ेंगे या वहां से हट जाएंगे। ये लालच भर है, कुछ नहीं, दिखावट है ये। अब हमें माननी थोड़ी है ये बात। दूसरा, इन्होंने कहा हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही, ये सब दबाव में कह रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही इंडिया में एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन कर देंगे, हम करवा देंगे। ये कह रहे हैं कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा ना, तुम भाई अपने देश को चलाने के लिए एक संविधान सभा बनाना, हेड ऑफ द स्टेट हम ही रहेंगे, लेकिन तुम काम करना, तुम्हें स्वायत्ता दे देंगे। अच्छा, संविधान सभा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहा कुछ शर्तें होंगी। वो शर्तें ध्यान से सुनो। ये कहते हैं इंडिया उस टाइम आप जानते हैं दो तरह का था, एक ब्रिटिश शासित भारत था और एक थी देसी रियासतें। और आप ये भी जानते होंगे कि 500 से ज़्यादा देसी रियासतें थी, छोटी 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 ऐसी रियासतें थी जहाँ 50-50, 60-60 गांव थे। इन्होंने क्या कहा कि संविधान जो आप बनाओगे ना, आपकी सभा जो बनेगी, वो जो संविधान बनाएगी, वो दो तरह के राज्य हैं। एक तो ब्रिटिश शासित भारत है जिन पे सीधा इनका अधिकार था, और एक मैंने बताया देशी रियासतें, देसी रियासतें। तो क्या कहा कि जो ये संविधान सभा बनेगी ना, इसमें दो तरह के मेंबर आएंगे। एक मेंबर होंगे ब्रिटिश शासित भारत में जो निर्वाचित होंगे, जिनको चुन के भेजा जाएगा, और जो दूसरे आएंगे ना देसी वाले, ये होंगे मनोनीत। तो देशी राजा जिसका मर्जी होगी अपने खास आदमी को भेज देगा, वहां की जनता से पूछने की जरूरत नहीं है। इस बात पे ही कांग्रेस गुस्से में आ गई कि भाई तुम कौन हो ये बताने वाले, तुम तो देशी रियासतों को, राजाओं के आधे राजा तो तलवे तो चाटते थे, वो तो अपनी मर्जी से किसी को बना के भेज देंगे, इसमें जनता कहाँ है मनोनीत में। तो इसी बात, पहली बात पे ही कांग्रेस राजी नहीं थी। फिर भी इन्होंने कहा आपके देश में जितने प्रांत हैं, प्रांत तो तुम देखो कितने सारे हैं, सभी प्रांत अगर राजी नहीं होते, जो आप संविधान बनाओगे ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अगर उसमें कोई भी प्रांत उस संविधान से खुश ना हो, तो वो प्रांत अपना अलग संविधान बना सकता है। कितने चालाक हैं देखना, इनको पता है कि सारा इंडिया कभी खुश हो ही नहीं सकता। आज भी नहीं है, तब कहाँ से होता, तब तो और बुरा हाल था ना, धार्मिक चीज़ों पे लड़ना, सांप्रदाय। आज भी जब लड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई कितनी बढ़ गई, तब तो देश में बहुत कम थी पढ़ाई लिखाई। तो बड़ी चालाकी से कह रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान बनेगा, वो संविधान आपको अगर सबको पसंद नहीं आया, आपके किसी प्रांत को पसंद नहीं आया या किसी देशी रियासत को पसंद नहीं आया, जो कि नहीं आना था, वो खुश नहीं है, तो वो अपना अलग संविधान बना लेगा। तो ये तो सीधी बात हो गई कि इंडिया के ढेरों संविधान बनवा दोगे तुम, एक तो चल ही नहीं सकता ना। फिर अगर इनकी सुनेंगे तो पता नहीं कितने संविधान बन जाएंगे। आपके सामने एग्जाम्पल तो है, इंडिया का संविधान जम्मू कश्मीर कहाँ मानता था। अब जब जम्मू कश्मीर का प्रॉपर वो 370 पे काम हुआ है, तभी तो हमने कहा ना कि सब चीज़ें भंग होंगी। कितने सालों से अकेला कश्मीर था। आप इमेजिन करो, 500 प्लस देशी रियासतें थी, 565 कहते हैं देशी रियासतें, उनमें से अगर 200-300 कहती कि हम नहीं मानेंगे, तो इंडिया के तो संविधान ही कई सौ लिखे चले जाते, फिर कैसे देश चलता। तो इनकी तो चालाकी यही थी ना कि जो रियासत खुश नहीं होगी, जो प्रांत खुश नहीं होगा, वो अपने खुद के संविधान बना लेगा। पहले ये सारी बातें समझो कि ये इंडिया को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करना था। ये जो संविधान बनना था, इसमें मेरा, तुम्हारा, हमारा कोई फायदा नहीं था, इंडिया का कोई फायदा नहीं था। तो कांग्रेस ने कहा भाई ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। कैसे? हमें डोमिनियन स्टेटस
चाहिए ही नहीं। तुम बार बार डोमिनियन का प्रस्ताव क्यों रखते हो? तुमने अगस्त में भी ये बात की, हमें तब भी नहीं चाहिए था। 40 की बात कर रहे थे, 42 आ गया, हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस। तुम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, हमें नहीं सोचना। हम अपने आप जब आजाद होंगे हम खुद सोच लेंगे क्या करना है। दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुम कह रहे हो उसके बाद संविधान सभा, तुमने सेम बात अगस्त प्रस्ताव में कही। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारी क्या गारंटी तुम्हारी जबान की? तुम आज कुछ कह रहे हो, जब तुम जीत जाओगे, इन केस तुम जीत गए तो कल को तुम कह दोगे कि हम तो नहीं मानते। भाई जब यहाँ आई थी स्टार्टिंग में कंपनी, तो राज करने थोड़ी आई थी, व्यापार करने आई थी। हमारे राजाओं के सामने हाथ बांध के खड़े होते थे कि क्या यहाँ व्यापार कर लें, परमिशन के साथ काम करते थे। और देखो फिर कैसे हमारे ही सिर पे हावी हो गए, इंडिया का सारा धन लूटने लग गए। तो तुम्हारा क्या भरोसा? महात्मा गांधी ने तो ये तक भी कहा था कि ये क्रिप्स प्रस्ताव, जिसने जो ये इस तरह की बातें कर रहा है, ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। एक ऐसा चेक है जिसपे इतनी आगे की तारीख डली है कि जिसका आना संभव नहीं है। फिर नेहरू ने कहा था जिसका बैंक निकट भविष्य में नष्ट होगा। ये कई बार एग्जाम में आ जाती है इस तरह की चीजें। तो किस मिशन के लिए गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक का शब्द यूज किया? क्रिप्स प्रस्ताव के लिए। क्रिप्स प्रस्ताव लाने का कारण समझ गए? इस टाइम इंटरनेशनल प्रेशर बन गया था ब्रिटेन के ऊपर, क्योंकि जापान लगातार आगे बढ़ रहा था इंडिया की तरफ, बर्मा तक वो पहुंच गया था और आईएनए का साथ दे रहा था। आईएनए जो सुभाष चंद्र बोस की है, मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था कैसे इम्फाल की तरफ से उन लोगों का प्लान था। और वो तो बारिश मॉनसून की गड़बड़ रह गई, कुछ खाने का सामान कम पड़ गया, कुछ जापान फाइनल स्टेज आते आते गड़बड़ियां हमें देखने को मिली। अदरवाइज ये सब चीजें हमारे फेवर में नहीं थी। तो ये क्रिप्स मिशन ने क्या कहा, अगस्त प्रस्ताव क्या था, इन सब के बारे में उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इससे अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत की लास्ट बड़ी लड़ाई जो इंडिया ने लड़ी अपनी आज़ादी के लिए, जिसको नाम दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्रिप्स जो आया है मार्च में, इसकी जवाबी कार्यवाही गांधी जी करेंगे अगस्त में जाके, और जिसको हम कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। इस बात को दिमाग में रिलेट करना है चीज़ों को, ऐसे नहीं कभी भी कुछ भी हो गया। पहले अगस्त प्रस्ताव आया, क्यों? ताकि हम अंग्रेजों की मदद कर दें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। गांधी जी ने जवाबी कार्यवाही क्या की? व्यक्तिगत सत्याग्रह चला दिया उसी के जवाब में। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह से बात तो बनी नहीं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में जाके जब देखा कि जापान लगातार दक्षिण पूर्वी एशिया पर भारी पड़ रहा है और अगला टारगेट उसका इंडिया है, तो अमेरिका, रशिया, चाइना ने प्रेशराइज किया ब्रिटेन को कि तू इंडिया को संभाल ढंग से, इनको मना बहला फुसला लालच दे, ये तेरे फेवर में हो। तब उन्होंने क्या भेजा है हमारे यहाँ? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव का आंसर गांधी जी देंगे भारत छोड़ो आंदोलन। आज भारत छोड़ो नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। आज इन सब चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। बहुत लोगों को ना अगस्त प्रस्ताव समझ में ही नहीं आता, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं अगस्त प्रस्ताव क्या था। उम्मीद करती हूँ आज अगस्त प्रस्ताव सबकी समझ में आ गया होगा। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, हिस्ट्री समझने का टॉपिक है, ठीक है। चलो एक जल्दी से रिवीजन लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी? 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था जिसके बेसिस पे हम लोगों ने 37 के इलेक्शन कंडक्ट कराए। इसका विरोध किया था, 35 के अधिनियम का हमने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन इलेक्शन वाली बात पे हम राजी थे 35 वाली पे। 37 में चुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन, 11 प्रांत थे जिनमें से 6 में वो बहुमत में आई और 2 में गठबंधन, 3 जो रह गए, कौन से रह गए थे? पंजाब था, बंगाल था और सिंध था। बंगाल, पंजाब, सिंध, कारण आप समझ गए हैं, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका था तो कांग्रेस का आना पॉसिबल नहीं था। सितंबर 1939 में 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और उसके बाद फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा जवाबी कार्यवाही करेंगे। अक्टूबर अगले महीने वायसराय लिन लिथगो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडिया का वायसराय कौन था? लिन लिथगो। इसने क्या घोषणा की कि इंडिया भी शामिल है। तो इंडिया भी शामिल है, पूछ तो लो हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया 1939 में कि ये कैसी सरकार है ब्रिटिश सरकार जिसने हमसे पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके इस्तीफे से कौन खुश हुई है? मुस्लिम लीग। क्या मना रही है वो अपना? कि हमारा मुक्ति दिवस। और अजीब बात देखो, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस कह रही है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाएंगे और मुस्लिम लीग कह रही है हमें पाकिस्तान चाहिए अलग राष्ट्र। दोनों डिमांड एक साथ आई हैं मार्च 1940 में। 1939 के दिसंबर में मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मना रही है कि किससे मुक्ति मिल गई? इस कांग्रेस सरकार से जो 8 प्रांतों में बैठी हुई थी। मार्च 1940 कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ जिसमें अबुल कलाम अध्यक्ष बने और डिमांड क्या रही? नेशनल लेवल पे सरकार बने, केंद्र में राष्ट्रीय सरकार के गठन
की मांग उठी। तो इन्होंने क्या किया कि कहीं ये मांग ज़्यादा बढ़ा दें, तो फटाफट से अपना अगस्त प्रस्ताव भेज दिया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग उठाई। जब हमने मांग उठाई ना राष्ट्रीय सरकार बनाओ, तो सरकार तो 100% कांग्रेस के बाहुल्य से बनेगी, तो मुस्लिम लीग ने तुरंत क्या कहा कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान, जिन्ना जी ने। नेक्स्ट है अगस्त 1940, अगस्त प्रस्ताव आया। तो देखो मार्च की कार्यवाही का जवाब अंग्रेज दे रहे हैं अगस्त प्रस्ताव में। ये क्या कह रहे हैं, वायसराय द्वारा पेश, अंग्रेजों ने पेश किया, हमारा नहीं है ये, भारतीयों को लुभाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, भारत को डोमिनियन स्टेटस या स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। हम तो 1928 से कह रहे हैं डोमिनियन स्टेटस बना दो, तब तो तुम्हें नहीं सूझी। अब 1940 में जाके तुम्हें लग गया कि इंडिया को अगर बेवकूफ़ बनाना है तो इनको कह दो कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, लेकिन अब हम पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के विस्तार का वादा किया कि तुम्हारे और मेंबर हम इंडिया के ले लेंगे, वायसराय की जो डिस्कशन वगैरह करती है ना, कामकाज करती है, उसमें तुम्हारे मेंबर अधिक भारतीय होंगे। लालच दे रहे थे, अब हमें ये लालच नहीं पसंद आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान सभा के गठन का वादा कर दिया। पहली बार बोले कि हम तुम्हारे लिए संविधान सभा, लेकिन बाद में क्या किया क्रिप्स में कि संविधान सभा के खिलाफ अगर कोई सा प्रांत होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो अपना अलग बना ले। तो बांटने वाला काम था इनका, कभी इंडिया के फायदे में बात नहीं की। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग मना कर दी। अपनी 3 बातें रखी, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, संविधान सभा बनवा देंगे, हमारे अकॉर्डिंग काम कर लो, तुम्हारे कार्यकारिणी में मेंबर बढ़ा देंगे। लेकिन जो हमारी डिमांड थी उस पर तो पानी फेर दिया। हमने तो कहा ही क्या था, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनवा दो 1940 के मार्च में, जिसपे इन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं होगा, रामगढ़ अधिवेशन की डिमांड को हटा दिया। अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस ने खारिज कर दिया। कारण समझ गए होंगे क्यों, डोमिनियन स्टेटस तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो 1928 में चाहिए था, 1 साल के अंदर अंदर तुमने नहीं दिया। फिर हमें पूर्ण स्वराज चाहिए 1929 के बाद, हमें नहीं चाहिए अभी ये। युद्ध के बाद तुम्हारा क्या भरोसा भाई, तुम्हारी कोई जबान की कीमत थोड़ी है, तुम क्या कहोगे और क्या करोगे किसी को नहीं पता। ब्रिटिश सरकार का हमें कोई भरोसा नहीं था। संविधान सभा तुम ना बनवाओ, हम क्या कर लेंगे। हमने क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। याद करो गांधी ने खुद इंडियन लड़कों को अंग्रेजी सरकार में कहा था शामिल हो जाओ और लड़ने जाओ इनकी तरफ से, क्योंकि ये इंडिया का भला करेंगे युद्ध के बाद। तो अब तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी है, तुम आज क्या कह रहे हो कल तुम क्या करोगे किसी को कुछ नहीं पता। कांग्रेस का जवाब, कांग्रेस ने जवाबी कार्यवाही क्या की, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएंगे। पूरे देश में सत्याग्रह क्यों नहीं चलाया, क्योंकि गांधी जी की क्या सोच थी कि जब दुश्मन परेशान हो तो उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। किसके विपरीत है ये, नेताजी। नेताजी का कहना था जब दुश्मन दुखी है ना तो टाइम है उसको यहां से भगाने का। सत्याग्रही गांधी जी चुनेंगे, पूरा देश सत्याग्रह नहीं करेगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा और मैं डिसाइड करूंगा कौन कौन सत्याग्रही लीडर होंगे। सत्याग्रह सीमित होगा ताकि ब्रिटेन को परेशानी ना हो। ब्रिटिश सरकार हम विरोधी हैं उसके, गांधी जी कह रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर उनको ऐसे दुखी नहीं कर सकते। पवनार आश्रम से स्टार्ट हुआ, महाराष्ट्र से। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही हैं और जवाहरलाल नेहरू दूसरे। नेक्स्ट है 1940। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जर्मनी, जापान, इटली लगातार जीत रहे थे, तो दबाव किस पे बनेगा, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया पे। 1942 जापान की दक्षिण पूर्व एशिया में लगातार जीत, वो पूरा जो आइलैंड वाला इलाका है ना, पट्टी हिंद महासागर पैसिफिक वाले बीच की, इस सब पे धीरे धीरे जापान का अधिकार बनता चला गया। ब्रिटिशर्स की पट्टी थी पहले, ये ब्रिटिशर्स पीछे हटते चले गए। सिंगापुर 1942, नेताजी वाला चैप्टर इसमें याद कर लेना, रिलेट करना ताकि हिस्ट्री समझ में आ जाए। रंगून पर भी जापानी फौज का आक्रमण हो गया और फिर धीरे धीरे आईएनए लगने लगा कि इंडिया पे राज करना, मतलब ऐसा ना हो हावी हो जाए अंग्रेजों पर। ब्रिटिश सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा। अब ब्रिटेन के ऊपर दबाव आया अमेरिका, रशिया का, कि तुम कैसे देखते देखते तुम्हारे सब कुछ निकल जाएगा। रंगून गया, सिंगापुर गया, अब अगला टारगेट इंडिया है। किसी भी परिस्थिति में इंडियंस का सहयोग लो। अब ये प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका और रशिया कि कुछ भी करना पड़े ब्रिटेन, इंडियन तुम्हारे साथ खड़े होने चाहिए, चाहे कुछ भी करो। बहला फुसला कर या आज़ादी का वादा करके, झूठा कुछ भी वादा करो, कुछ भी करो, इनको जैसे बहला फुसला दो, क्योंकि इंडियंस तो बेवकूफ़ थे आधों की नज़रों में, और इनको एक बार सहयोग ले लो जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट है दबाव के कारण विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के हेड हैं, द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा। दबाव में क्या किया कि सब कह रहे हैं तो ठीक है क्रिप्स मिशन भेज देता हूं। देखो 11 मार्च 42 को घोषणा की है कि क्रिप्स मिशन जाएगा इंडियंस का सहयोग लेने, उनके सामने जाके बातचीत करेगा। स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 42 को भारत पहुंच गया। कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं ना, अपना काम करना है तो इनको दिन बहुत कम लगेंगे, और जब हमारे काम थे तो सालों साल अर्जियां पड़ी रहती, पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाते थे। तो स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व
देखो जरा, 11 मार्च को तो घोषणा हुई है, 23 मार्च को यहाँ आके बैठ गए, कितनी जल्दी, क्योंकि अपना फायदा है, प्रेशर है ना इंटरनेशनल, इसीलिए। क्रिप्स के प्रावधान क्या कह रहा है? क्रिप्स वही सेम बातें दोहराएगा। डोमिनियन स्टेटस हम नहीं मान रहे थे, तो कह रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत अपनी भूमिका स्वयं तय कर लेगा। थोड़ा सा और मतलब एक तरह से बहलाने का काम, कि कोई बात नहीं, अब जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, तो उसमें तुम डिसाइड करोगे कि इंडिया का क्या रोल होगा, लेकिन हेड महारानी रहेंगी। युद्ध समाप्त होने पर, पहले भी तो सेम बात थी, संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, तुम्हारे देश के लिए संविधान निर्माण की एक परिषद बना देंगे। पहले भी अगस्त में भी ये बात कही थी। कुछ निर्वाचित सदस्य होंगे और कुछ होंगे देशी रियासतों के मनोनीत। अब कांग्रेस फिर अड़ गई कि मनोनीत कैसे? मनोनीत तो तुम्हारे चमचे ही होंगे सारे, हमें मनोनीत नहीं चाहिए। संविधान कुछ शर्तों के साथ स्वीकार करेगी ब्रिटिश सरकार। शर्तें इतनी टफ रखेंगे कि इंडियंस कभी पूरी ही नहीं कर पाएंगे, तो शर्तें पूरी करोगे तो तुम्हारी बात मानेंगे। शर्तें देखना, कोई भी प्रांत यदि नवनिर्मित संविधान से खुश नहीं होगा, अब यहाँ तो ढेर प्रांत हैं, ढेर रियासतें हैं, तो वह भारतीय संघ से पृथक हो सकेगा। कितने चालाक हैं, बैठे बिठाए इंडिया के बंटवारे को कितनी अच्छी तरह कह रहे हैं। देखो, कह रहे हैं कोई भी प्रांत या देशी रियासत अगर भारत के बनाए गए संविधान से खुश नहीं होगा तो वो अलग हो जाए, यानी इंडिया के कितने ही टुकड़े हो जाएं, इन्हें कोई टेंशन थोड़ी है। नेक्स्ट देखो, सेकेंड शर्त क्या कह रहे हैं ये, अलग होने वाला प्रांत अपना स्वयं का संविधान बना सकेगा। जो जो इंडिया से अलग होंगे ना, जैसे हैदराबाद अलग होना चाहे, जूनागढ़ अलग होना चाहे, नॉर्थ ईस्ट के अलग होना चाहे, या कश्मीर अलग होना चाहे, वो अपना अलग से संविधान बना सकेगा। तो ये तो एक वही बात होगी कि सबके हाथ में अलग अलग जो है वो पकड़ा दिया कि भैया अपने अपने संविधान बना लो, तुम्हें हम शक्ति दे रहे हैं, तो हर कोई अलग हो जाएगा। देशी रियासतें भी ऐसा कर सकती हैं। तो देशी तो सारी अंग्रेजों की चाटुकार थी, 565 में से कितनी इंडियंस के साथ रहेंगी? हार्डली कुछ, ज्यादातर तो उन्हीं के चमचे थे ना। क्रिप्स पर कांग्रेस का रवैया क्या था? कांग्रेस ने सीधे कहा हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, अब डोमिनियन हमें नहीं चाहिए। डोमिनियन 1928 में डिमांड किया था, तुमने तब तो माना नहीं, तुमने 1940 में अगस्त प्रस्ताव में कहा, हमने तब भी मना किया, अब 42 आ गया, हमें नहीं चाहिए डोमिनियन। मनोनयन क्यों कह रहे हो तुम? मनोनयन क्यों? हमें चाहिए निर्वाचन। निर्वाचित की बात करोगे तो हम सुनेंगे, वरना हम सुनेंगे भी नहीं। पृथक संविधान क्यों? तुम कौन हो ये बताने वाले कि इस देश के कई संविधान बनेंगे? हमें तुम्हारी बातें नहीं चाहिए। और क्रिप्स मिशन अपने काम में असफल हो गया। जो प्रेशर था ना इंटरनेशनल, उसको ये प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाए। मुस्लिम लीग ने कहा हमारी तो कोई बात ही नहीं करता। मुस्लिम लीग तो साइड भाई 40 में डिमांड कर रहे थे अगले कि हमें अलग राष्ट्र पाकिस्तान। जब हमने कहा था कि केंद्रीय स्तर पे राष्ट्रीय एक सरकार बना दो, तो वो पाकिस्तान की बात। अब वो कह रहे हैं हमारा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। ये क्रिप्स मिशन आया, ये अपनी बातें करके चला गया, स्पष्ट रूप से मुस्लिम लीग के लिए कुछ नहीं कहा ना। और इससे पहले अगस्त ने भी अपनी बातें की, ये राष्ट्रीय स्तर की सरकार की बात कर रहे हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं करता। तो उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं है क्रिप्स से। गांधी जी ने क्या कहा, ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, एक ऐसा चेक है जिसपे इतने आगे की तारीख लिखी है, जो कभी भविष्य में ऐसे बैंक का चेक दे दिया जो नष्ट हो जाएगा, तो ये कभी कैश नहीं होगा, यानी इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। गांधी जी ने किसके लिए पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा यूज की थी? तो ये क्रिप्स मिशन के लिए यूज की, जो 1942 में दबाव के चलते आया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, जिसका जवाब हमने दिया था व्यक्तिगत सत्याग्रह से। 2 सत्याग्रही कौन कौन? विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप सबकी समझ में आ गई होगी। और अब के बाद मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग कंप्लीशन पर आ गया हमारा कोर्स। अब 1942 से 47 के इतिहास को हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे, मंडे से। जब मैं मंडे को क्लास लूंगी तो 42 से 47 में जितने दिन लगेंगे उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी ना प्लेलिस्ट बना दी गई है, बहुत सारे बच्चे जो हैं मैसेज करते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें सारी क्लासेस लगी हुई हैं। मेरे ख्याल 15-16 क्लासेस हो चुकी हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। उन सबको अगर आप देख लोगे तो आपकी हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पढ़ लेना, उसके बाद कोई भी किताब उठा के, तुम्हें लगभग सारी चीज़ें समझ में आएंगी और तुम इजीली एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे अगर तुमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया और फैक्ट उसमें से तैयार कर लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब मंडे को क्लास होगी मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग कंप्लीशन के साथ, हम अगले हफ्ते में इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, गुड नाइट।